हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। 5 मिनट फिनिश कर ली। आज 6ठी यूनिट की बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। थोड़ी सी कुछ बातें करेंगे क्योंकि आगे की जो यूनिट है पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, बोर्डे प्लॉट, ये सारी फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है। देखिए, आपने जब टाइम डोमेन एनालिसिस किया तो उसमें आपने क्या सीखा कि कोई सा भी सिस्टम हो उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप एनालिसिस करते हैं। पहली बात, ढेर सारे एग्जाम्पल हमने दिए। पंखे का एक एग्जाम्पल है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका परफॉर्मेंस आप देख रहे हो। लेकिन जब पंखे को आप डिज़ाइन कर रहे हो, यानी कि उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस डिज़ाइन कर रहे हो, उसका ट्रांसफर फंक्शन डिज़ाइन कर रहे हो, फाइनल आउटपुट निकाल रहे हो, तो सी ऑफ टी को एनालिसिस कर रहे हो। यस और नो बताइए। ये कि यानी कि आप सारी स्टडी टाइम डोमेन में कर रहे हो। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। सो इन जनरल सिस्टम की आप टाइम डोमेन में एनालिसिस करते हैं। लेकिन जब आप कम्युनिकेशन सिस्टम में एंटर करते हैं बच्चे, कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक सैटेलाइट के माध्यम से आप कुछ भेज रहे हैं, सैटेलाइट से आपके पास आ रहा है, किसी को आप कॉल कर रहे हैं, सिग्नल आपका जा रहा है सैटेलाइट्स के थ्रू रिसीवर में जा रहा है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया ना। कम्युनिकेशन सिस्टम में फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा रोल है साहब। फ्रीक्वेंसी का रोल मतलब इन जनरल साइनोसॉइडल सिग्नल्स भेजे जाते हैं। तो सब साइनोसॉइडल सिग्नल्स जब भेजे जाएंगे, ठीक है, एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन सिग्नल साइनोसॉइडल यदि हुआ तो उसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जरूर रहेगा, है ना। यानी कि ओमेगा जरूर एग्जिस्ट करेगा। अब क्या होगा कि जब आप साइनोसॉइडल सिग्नल्स लेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम में जब आप एंटर करेंगे, ये कम्युनिकेशन सिस्टम में जब आप कंट्रोल सिस्टम को डालेंगे ना, तो टाइम डोमेन इक्वेशन बनाएंगे साइनोसॉइडल सिग्नल्स की, और इसकी टाइम डोमेन इक्वेशन निकाल के उसकी एनालिसिस करेंगे। तो वो बड़ा टीडीएस टास्क है, ध्यान रखिएगा। साइनोसॉइडल सिग्नल्स के लिए टाइम डोमेन एनालिसिस एक टीडीएस टास्क है। तो उस टास्क को हम इजी बनाने के लिए, एक्यूरेट बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस लेके आते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का सबसे बड़ा पॉइंट में से एक पॉइंट ये है कि ये किस टाइप के एनालिसिस है। आपका सिस्टम जो है ना, वो साइनोसॉइडल इनपुट्स को, कौन से इनपुट्स को, साइनोसॉइडल इनपुट्स को कैसे कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे आउटपुट दे रहा है, उसकी एक स्टडी है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का ही मतलब ये है कि साइनोसॉइडल इनपुट्स के लिए साइनोसॉइडल जो आउटपुट हो गया ना भाई, सिस्टम एलटीआई है, तो उसी की एनालिसिस फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है। तो ये इन जनरल पॉइंट है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का मतलब ही ये हुआ कि सिस्टम जो भी हुआ उसको इनपुट साइनोसॉइडल्स रहेगा। ये इन जनरल है, अटल सत्य नहीं है। ठीक है, विदाउट साइनोसॉइडल सिग्नल्स भी देखे जाएंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, लेकिन कंट्रोल सिस्टम में हमारा मकसद फ्रीक्वेंसी डोमेन में साइनोसॉइडल इनपुट्स के साथ ही रहेगा। अच्छा सर, एक बात हम थोड़ी सी चमकी कि सर कम्युनिकेशन सिस्टम में एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में चीज़ें हम लेके आ जाएंगे तो क्या, तो सर उसमें क्या रहेगा भाई? अरे टाइम डोमेन में क्या था? टाइम डोमेन में सर टी था, तो इस डोमेन में आपको ओमेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी मिलेगी। समझ रहे बात को? इसकी सारी एनालिसिस फ्रीक्वेंसी में रहेगी बजाय टाइम डोमेन के। अच्छा, तो सर जब हमने टाइम डोमेन से टाइम डोमेन को हम डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन में कनेक्ट करिए, और ट्रांसफर फंक्शन हमने दिया एस डोमेन में, यस और नो? हमने एस डोमेन में इसको इजी बनाया सर, तो क्या एस डोमेन में एनालिसिस कर सकते हैं? नहीं बेटा, एस डोमेन में भी नहीं करना। मान के चलिए कि एस डोमेन से भी और एडवांस चली गई ओमेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी। देखो, सिग्नल्स जो हैं वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है, आउटपुट पे जो सिग्नल जनरेट होगा वो उसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी को प्रॉपर तरीके से यदि रेगुलेट कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे, तो आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना पड़ेगा। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि टाइम डोमेन में किसी भी सिस्टम को एनालिसिस करना टीडीएस था, फ्रीक्वेंसी डोमेन में आसान हो गया। हमने एस डोमेन में भी देखा था ना कि एस डोमेन में भी बड़ा आसान होता है ना। और एस डोमेन एनालिसिस हमारी रूट लोकस एनालिसिस है, और अब जो हमारी एनालिसिस आगे जो भी आएगी वो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है। बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल आ गई। तो अब जरा ध्यान से देखो, आप एक बात को नोटिस करो, और वो बात यह है कि, और इसका डिस्कशन भी कर चुके हैं हम, यस और नो?
डिस्कशन में क्या था, डिस्कशन में ये था कि यदि किसी भी सिस्टम को आप साइनोसॉइडल इनपुट्स दीजिए, मैं मान लेता हूँ साइन ओमेगा टी मैंने दिया, इसका मैग्नीट्यूड मैंने ए ले लिया, इसको यदि मैं इस सिस्टम से गुजारता हूँ और आउटपुट का मैं स्टेडी स्टेट आउटपुट लेता हूँ, तो वो क्या होता है भाई, ये ए जो इनपुट है उसमें समथिंग मल्टीप्लाई हो जाएगा एम का, और दिस इज नथिंग बट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, जो भी हो इस टाइप का होगा। मतलब कहने का मतलब ये, कम्युनिकेशन सिस्टम में आप देखो, आपने जो सिग्नल भेजा है ना रिसीवर एंड पे, वही सिग्नल जनरेट होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम में यही है, जो आपने भेजा सेम टू सेम सिग्नल जनरेट कर दिए तो ही बोलेंगे कि कम्युनिकेशन हो गया। अगली बात सुनना, जैसे आपको अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालनी है, तो अमिताभ बच्चन की जो भी फ्रीक्वेंसी है ना उसको मैच कर दो, उसकी पिच को मैच कर दो, उसके एम्पलीट्यूड को मैच कर दो, तो आपकी आवाज़ भी अमिताभ बच्चन की आवाज़ हो जाएगी। सिंपल सी कहानी है। तो अब आप जरा देखो ध्यान से, किसी भी सिस्टम से जब गुजरता है आपका सिग्नल, तो उस सिग्नल में कुछ एडजस्टमेंट हो जाता है, उसके एम्पलीट्यूड में एडजस्टमेंट हो जाता है, उसके फेस में हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहती है जो यहाँ है। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता। तो जब फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता, इसीलिए फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है कि सर आप फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे एनालिसिस कर लीजिए सिस्टम की, तो काम आपका हो जाएगा। अच्छा, तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं ये बताइए पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में। बेटा फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इसे करेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, हम बात कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का बेटा ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है आप मुझे बताएंगे। सर ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या मिलेगा बेटा, सी ऑफ एस, और आप इसे क्या दे रहे हो, इनपुट आर ऑफ एस। दिस इज नथिंग बट द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, तो इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जब ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे तो यही ट्रांसफर फंक्शन है जो लिखा हुआ है, दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब आपको क्या करना होता है इसमें कि एस की जगह रखना होता है जे ओमेगा। एस की जगह सिर्फ और सिर्फ जे ओमेगा, फ्रिक्वेंसी में सिर्फ और सिर्फ जे ओमेगा रखना है। देयर इज नो रियल पार्ट। यही है फ्रिक्वेंसी डोमेन में। तो जब आप इसे ट्रांसफर फंक्शन में, इस ट्रांसफर फंक्शन को आप एस डोमेन की बजाय फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई दिस इज नथिंग बट जे ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एंड दिस इज नथिंग बट जे ओमेगा प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। समझ गए बात को? जी सर, बिल्कुल समझ गए। तो अब इसी की एनालिसिस करोगे आप। आगे क्या होगा इसमें सर, कैसे एनालिसिस कर पाएंगे, देखते हैं जरा क्या है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, कैसे चीजें होंगी। देखो, अब इसे मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। लेट्स टेक ओमेगा एन स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचेगा दिस इज नथिंग बट, एक मिनट थोड़ा सा और से एडजस्ट कर लेते हैं हम। यहाँ ओमेगा एन स्क्वायर अभी एज इट इज रहते हैं, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2 जे जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखना। ओमेगा एन स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है बेटा, तो ये बचेगा 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस दिस, ठीक है। और यहाँ बचेगा प्लस 2 जीटा, जे भी ले लीजिए, आपने ओमेगा एन स्क्वायर बाहर निकाला, मल्टीप्लाई किया, यानी कि ओमेगा बाई ओमेगा एन यहाँ भी बचा। दिस इज नथिंग बट योर ट्रांसफर फंक्शन। अब क्या होगा, इस ट्रांसफर फंक्शन का मैं लूँगा मैग्नीट्यूड और मैं इसका लूँगा फेस, क्योंकि इन दोनों चीज़ों से ही फ्रीक्वेंसी एनालिसिस डिफाइंड है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि
कि आपके लिए यहाँ मैटर करेगा आपका मैग्नीट्यूड और साथ में फेस। इन दोनों के बारे में यदि जानकारी मिल जाए तो आप इस आउटपुट सिग्नल के को जज कर पाएंगे, यस और नो। तो अब हम यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड लेने की कोशिश करते हैं। सो ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड, सो 1 डिवाइड बाई कितना बचेगा, कोई बोलेगा दिस इज द रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का जो स्क्वायर है उसका भी स्क्वायर, अंडर रूट तो लगाना ही है मुझे, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन और उसका होल स्क्वायर लाइक दिस, ठीक। सो दिस इज नथिंग बट इन अंडर रूट। ये बनेगा इसका मैग्नीट्यूड। अब यहाँ मैग्नीट्यूड में क्या कंडीशंस है हमारे पास वो देखना जरा, अलग अलग कंडीशंस। ओमेगा इनपुट फ्रिक्वेंसी है, ओमेगा एन सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी। सिस्टम कैसे बना है, सिस्टम कंट्रीब्यूशन कर रहा है नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा इनपुट कर रहा है। अब देखो मान लो केस नंबर 1 लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको फील हो जाएगा, डोंट वरी, सिर्फ बने रहे मेरे साथ। केस 1 बोलता है कि सपोज ओमेगा बाय ओमेगा एन इज लेसर देन 1, यानी कि ओमेगा एन बहुत बड़ा है और इनपुट की फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ओमेगा इज लेसर देन ओमेगा एन। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो सिस्टम का है कंट्रीब्यूटेड बाय द सिस्टम इज वेरी वेरी हाई देन ओमेगा। तो इस केस में क्या होगा, अच्छा इस केस में ये होगा कि ये वाला पार्ट फिनिश कर दीजिए यहाँ से, और ये भी 1 से बहुत छोटे हैं, ये पूरा नंबर ओमेगा बाय ओमेगा एन 1 से बहुत छोटा है, ये तो उसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, लगभग 0, ये भी लगभग 0। तो आप ट्रांसफर फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है बेटा वो क्या आ जाएगा, लगभग 1 आ जाएगा, ओनली 1, बिकॉज नीचे वाला टर्म हो जाएगा 1। अच्छा सिमिलरली मैं फेज भी निकाल दूँ ना लगे हाथ, ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड जब ले लिया है तो एक काम करते हैं ना, फेज भी ले लेते हैं। अच्छा तो फेज को कहाँ लूँ मैं, यहीं कहीं लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो जरा इसको छोटा कर दूँ, देखिए जरा, अब हम फेस ले रहे हैं इसका और वो हो जाएगा 0 माइनस 10 इनवर्स ऑफ, इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन डिवाइड बाई 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का स्क्वायर, दिस इज द रियल पार्ट। सो मैग्नीट्यूड जब आपने निकाल लिया तो मैं अब यहाँ पे एंगल भी निकालना चाह रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट द थीटा, वो भी अप्रोक्सीमेटेड, और वो कहाँ पे, फॉर दिस केस। अब देखिए ये छोटा और आपका ये छोटा, यानी कि 0, कुल मिला के 0 डिग्री एंगल बन रहा है। ये केस 1 हुआ। केस 2 देखो, सो दिस इज नथिंग बट केस 2, ठीक है। चलो केस 2 क्या बोलता है सर, केस 2 ये बोलता है कि एक काम करते हैं, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन ग्रेटर देन 1 कर लेते हैं, मतलब ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एन कर लेते हैं। आइए जरा इस केस में मैग्नीट्यूड क्या आता है। मैग्नीट्यूड इस केस में आता है, अब कहानी ये हो गई है बेटा कि ये ग्रेटर देन 1 हो गया, तो कुल मिला के यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओमेगा बाई ओमेगा एन ही बचना है यहाँ पे, उसका स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर है, यानी कि दिस, ये 1 तो इसके रिस्पेक्ट में बचा ही नहीं, प्लस 2 जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अब देखो ये जो टर्म है ये इसमें पावर 4 है और इसमें सिर्फ स्क्वायर है, तो अगेन ये वाली टर्म इससे बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। इट्स लाइक कि यहाँ 100 लिखा है और यहाँ पे 10,000 लिखा है, तो 100 डिलीट कर दीजिए, कुछ मतलब ही नहीं। सो एम इज इक्वल टू बचता है यहाँ से 1 अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर, यानी कि ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। अब हम केस 3 ले लेते हैं। अच्छा इसमें हम एंगल भी तो निकालना है, चलिए एंगल निकालते हैं। एंगल कितना आता है जरा, ओमेगा बाय ओमेगा एन इज वेरी हाई, तो वेयर इज द एंगल, हियर इज द एंगल, ओमेगा बाय ओमेगा एन इज वेरी हाई, ठीक है भाई। तो ये हाई है तो 1 को डिलीट कर दीजिए, न्यूमरेटर में जो है यहाँ पे स्क्वायर है, एक बार कट गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी वेरी हाई मान लेते हैं, लेकिन माइनस का साइन भी है,
सो 1/∞ माइनस शून्य यानी कि पाई करेगा और माइनस पाई हो जाएगा। दिस इज नथिंग, यू नो वेरी वेल कैसे आया, ठीक है। और एक और कंडीशन ले लेते हैं, केस 3 बोल देते हैं उसको अपन। और केस 3 ये बोलता है बेटा कि ओमेगा बाय ओमेगा एन इज इक्वल टू 1, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन ले लीजिए, इक्वल वाली कंडीशन ले लीजिए। लेट्स सी मैग्नीट्यूड कितना आता है इस केस में जरा। सो वेयर इज द मैग्नीट्यूड कंडीशन, ये अब देखो ये दोनों हो गए सेम हो गए, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 1 - 1 यानी कि 0 हो जाएगा। और ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये 1/2 जीटा स्क्वायर ही बचेगा, 1/√2 जीटा का होल स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/2 जीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड। लेट्स फाइंड आउट द एंगल। सो एंगल फाइंड करेंगे 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, 1/∞ इज नथिंग बट 0, tan इनवर्स 0 इज नथिंग बट, नहीं सॉरी आप क्या पुट कर रहे हैं, इक्वल टू। सो ये हो जाएगा 1 - 1, ये 0 हो जाएगा, 1/0 इज इन्फिनिटी। नाउ इन्फिनिटी इज गिवन -π/2, माइनस ऑलरेडी वहाँ पे है ना साइन, इसलिए सो -π/2। अब यहाँ से क्या एनालिसिस हुआ सर, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोला। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस आप कर रहे हैं तो आपने इंटायर सिस्टम को जे ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया साहब। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनते जाइए, कोरिलेट कर देंगे चीजों। एज की जगह जे ओमेगा रख दिया, इंटायर थिंग्स कन्वर्ट हो गई ओमेगा में, फ्रीक्वेंसी में। कन्वर्ट करने के बाद में आपने क्या किया, अरे सर मैग्नीट्यूड और फेस, बस मैग्नीट्यूड फाइंड किया और फेस फाइंड किया। अब इनका क्या करना, इनको मैं आगे प्लॉट करूंगा, मैं जुगाड़ करूंगा इनको प्लॉट करने की। तो इनकी जुगाड़ जो है बेटा प्लॉट करने की, वो क्या क्या है, आप पोलर प्लॉट एक मेथड देखेंगे, इसमें यही देखेंगे कि मैग्नीट्यूड और फेस का ये प्लॉट है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ओमेगा। आप नाइक्विस्ट प्लॉट भी देखेंगे, ये भी वही कहानी है, नाइक्विस्ट प्लॉट भी वही है, और आप बोर्डे प्लॉट भी देखेंगे, इसमें भी हम वही चीजें कर रहे हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का मतलब ये है टू गेट द मैग्नीट्यूड एंड फेस ऑफ द आउटपुट सिग्नल। बात समझ में आ गई। किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कर रहे हो मतलब ये कि उस सिस्टम का जो आउटपुट जनरेट हुआ है उस आउटपुट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लीजिए और ओमेगा के रिस्पेक्ट में रिलेशन बता दीजिए। दिस इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। जैसे कि टाइम डोमेन एनालिसिस में क्या कर रहे थे, सर आउटपुट c ऑफ t निकाल लीजिए, बस अब t की एनी वैल्यूज पे मैं आउटपुट निकाल सकता हूं। गॉट इट। चलो सर, अब बेटा आपने क्या निकाला, हम थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जरा देखो, आपके पास है ये सिस्टम, कोनो दिक्कत नहीं सिस्टम में। इस सिस्टम को आपने दिया इनपुट, जो कि इन जनरल एक साइनोसॉइडल इनपुट है। यहां से आपने ले लिया आउटपुट। अब आउटपुट से आपने मैग्नीट्यूड फाइंड किया, क्या मैग्नीट्यूड, और साथ में आपने फेस की बात करी, इन दोनों चीजों की बात करी। आप क्या कर रहे हैं, इस मैग्नीट्यूड को फेस के फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसको फेस को भी इसको ओमेगा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यही फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है। मतलब किसी भी सिस्टम के आउटपुट का मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए, फेस फाइंड कीजिए, उसकी फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर लीजिए। दिस इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में एक चीज बड़ी प्रचलित है, और वो प्रचलन की चीज है कि हम एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड की बजाय मैग्नीट्यूड इन डीबी यूज करते हैं, डेसिबल में मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मतलब जैसे मैग्नीट्यूड की, ध्यान से सुनना मेरी बात,
मैग्नीट्यूड की सपोज वैल्यू आती है k, ये इसका एब्सोल्यूट फॉर्म है, ध्यान से सुनिएगा, एब्सोल्यूट फॉर्म बोलेंगे इसको, है ना, यानी कि जो है वो एज इट इज है भाई, यही एब्सोल्यूट है, यही सत्य है। मैग्नीट्यूड k लिखा तो वो एक कांस्टेंट है, जो भी है वो ये है। अब फ्रीक्वेंसी में क्या है, एनालिसिस करने के लिए एक स्केल समझ लीजिए डीबी में, इसे डीबी में भी, इस मैग्नीट्यूड को हम इन डीबी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड इन डीबी, वो क्या कहता है, जो भी नंबर है आपका उसको 20 log, ये बेस 10 है, ध्यान रखिएगा, k कर दीजिए, सो ये इंटायर विल बी कन्वर्टेड इन डीबी, ये अनदर स्केल है, दैट्स इट। अब आपका मैग्नीट्यूड हो गया डीबी में, जो भी कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आएगी आप क्या कर दीजिए, 20 log ले लीजिए उसका, और ये k इज देयर, अब जो भी वैल्यू आएगी वो डीबी में है। तो यदि आप मैग्नीट्यूड को डीबी में ले रहे हैं तो भी इसकी एनालिसिस करेंगे तो ओमेगा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, एनालिसिस विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, और यही तो है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। इसके मैग्नीट्यूड का ओमेगा के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए साहब, एनालिसिस कर दीजिए, ठीक है साहब। तो क्या सर फेस में भी कुछ है क्या ऐसा, डीबी भी? नो, फेस में कुछ भी नहीं है। अब जरा ध्यान से देखना मेरी बात को, आप इन सारे मैग्नीट्यूड्स को डीबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ कन्वर्ट करना चाहेंगे, आई थिंक ये थोड़ा छोटा है तो इसे बड़ा कर लिया जाए, हियर इट इज, ये लीजिए, इसको मैं डीबी में कन्वर्ट करूंगा, इस वाले टर्म्स को, ये दो टर्म्स जो आई, फेस का तो कोई परेशानी नहीं है, इसको मैं डीबी में कन्वर्ट करूंगा। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये एम इन डीबी हो गया है, ध्यान रखें, मुझे लेना पड़ेगा 20 log बेस 10 है और ये 1, और इसकी वैल्यू यकीन मानिए होती है 0, सो डीबी में ये होगा 0 dB। समझ गए बात को, ठीक है। आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड की जब बात करेंगे यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड इन डीबी फाइंड करेंगे बेटा, तो वो होगा 20 log ओमेगा, या इसको 1 अपॉन ओमेगा बाई ओमेगा एन का स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए लाइक दिस। जब ये पार्ट ऊपर चला जाएगा तो यहाँ भी ये बनेगा बेटा -20 log सेम थिंग ओमेगा बाई ओमेगा एन का स्क्वायर। इसका इन्वर्स कर दिया ना, इन्वर्स आगे चला जाता है, log की प्रॉपर्टी यू नो वेरी वेल। ये 2 भी यहाँ आगे चला जाएगा तो ये बन जाएगा 40, दिस वुड बी नथिंग बट द 40, और यहाँ पे ये 2 नहीं बचेगा। ये सिंपल सी log की कहानी है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ओवर हियर। आप यदि यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे वो भी डीबी में, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा, अगेन समझिएगा भावना को, -20 log 2 जीटा, 2 जीटा को ऊपर ले आया हूँ मैं तो ये माइनस साइन आ गया। सो दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड। ये आगे जब पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट और बॉडे प्लॉट की बात करेंगे वहाँ आपको जानने की मिलेंगी ये चीज़ें कि डीबी में है तो क्या है कहानी, समझना है हमें। इतना आप समझे, ठीक है। तो फिर अब आगे देखो, आगे आपका कंक्लूजन जो है हम उसकी बात करेंगे। कंक्लूजन क्या आया बेटा, सर सबसे पहले ये ट्रांसफर फंक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया। एक काम करते हैं, एक चार्ट सा बनाते हैं। चलिए, ये मैंने एक चार्ट तैयार किया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू क्या क्या रखनी है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और यहाँ पे एंगल की बात करेंगे इन द एब्सोल्यूट फॉर्म। सबसे पहले कंडीशन हमने देखी थी कि ओमेगा बाई ओमेगा एन इज लेसर देन 1, मतलब कुल मिला के ये नियरली 0 समझ लीजिए। ये थी कहानी। तो इस केस में हमें ट्रांसफर फंक्शन क्या मिला था, सॉरी मैग्नीट्यूड क्या मिला था सर 1, और एंगल क्या मिला था 0 डिग्री, यही था। फिर हमने देखा ओमेगा बाई ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। अब 1 में क्या मिला था एक बार देख लेते हैं। वेयर इज द कंडीशन, ये मिला मैग्नीट्यूड 1 वाले में 1/2 जीटा। चलिए तो फिर रख देते हैं, फिर देर किस बात की, मैग्नीट्यूड था सर 1/2
2 जीटा, और जो एंगल आया था वो आया था -π/2। ओके, तीसरी कंडीशन ये थी कि सर ओमेगा बाय ओमेगा एन इज ग्रेटर देन 1। चलिए नियरली इन्फिनिटी मान लेते हैं इसको, ओमेगा बाय ओमेगा एन को इन्फिनिटी मान लेते हैं, ग्रेटर देन 1 है ये बेटा। तो मैग्नीट्यूड क्या आया ये देखते हैं जरा। सर मैग्नीट्यूड आया, यस मैग्नीट्यूड आया दिस। नाउ ओमेगा बाय ओमेगा एन इज इन्फिनिटी, तो ओमेगा बाय ओमेगा एन इज इन्फिनिटी, 1/∞ नथिंग बट द 0। नियरली मैं 0 बोल दिया इसको, दिस इज नथिंग बट द 0, और यहाँ पे ये जो आया था दैट इज -π। यही कंक्लूजन निकला ना। अब इस कंक्लूजन को बेटा ड्रॉ करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी आंखों के सामने आ रही है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड की। ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 0 फ्रीक्वेंसी है ना। दिस इज नथिंग बट द 0 फ्रीक्वेंसी, ओमेगा बाय ओमेगा इज 0, तो ओमेगा इज इक्वल टू 0। 0 फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड जो आया बेटा वो आया 1, और इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पे ये आ जाएगा 0। मतलब ये बात तो तय है कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे ये 0 जाएगा और यहाँ पे ये 1 है। तो इसका जो एक्चुअल ग्राफ ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज पे आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, लाइक दिस। कर लीजिए आप चाहे तो, अलग अलग वैल्यूज कर लीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, कुछ इस टाइप की घटना घटने वाली है, ठीक। तो क्या हुआ कि एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे कि उस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड जो है ना वो बहुत हाई रहेगा भाई साहब, यानी कि पीक, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे मैग्नीट्यूड कर्व में मैग्नीट्यूड पीक है, पीक मैग्नीट्यूड है, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो मैग्नीट्यूड है उसे हम बोलते हैं एम आर, यानी कि मैग्नीट्यूड एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, ये शून्य होता जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस लीनियर फॉर्म में नहीं बढ़ती। इट्स नॉट लाइक कि 1 2 3 या 10 20, फ्रीक्वेंसी तो बहुत ह्यूज तरीके से बढ़ती है। तो इस स्केल को हमें लॉग स्केल लेना पड़ेगी। अब लॉग स्केल हमें क्या कर देगी, लॉग स्केल का मतलब ये कि इसके बाद जस्ट अगला पड़ाव 10 टाइम्स में आएगा, यानी कि पहली फ्रीक्वेंसी आपने ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड मान लो ली, तो दूसरा पड़ाव इस स्केल में आपको दिखेगा 10 रेडियन पर सेकंड में, तीसरा पड़ाव आपको दिखेगा 100 में, उसके बाद 1000 में। तो इससे क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी कवर कर पाएंगे। समझ में आ गई ना। यस, तो लॉग स्केल हम लेंगे, दिस इज द ओमेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी बट ऑन द लॉग स्केल। अच्छा, अब क्या होता है, सिग्नल एंड सिस्टम में भी आप पढ़े हो कि कोई सा भी सिग्नल, जस्ट इमेजिन आपके सिस्टम से आउटपुट में ये सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ से आउटपुट में ये सिग्नल जनरेट हुआ जब हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब जो भी इनपुट इन्फॉर्मेशन रहेगी वो इसमें रहेगी, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रहेगी, लेकिन वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक रहेगी बेटा। वो पॉइंट ये बोलता है कि यदि, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं, यदि इसका ड्रॉप, इस सिग्नल का जो ड्रॉप है, मैग्नीट्यूड का जो ड्रॉप है वो 70% पे आ जाए, इसकी इनिशियल वैल्यू का 70.7% यदि ये रह जाए, इतना बेटा 70.7% रह जाए, तो मान के चलेंगे कि सिग्नल उसके बाद नहीं आएगा। सर कतई नहीं समझे। आपने रेडियो शायद कभी ट्यून किया होगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जैसे ही सेट किया, विल गेट द मैक्सिमम आउटपुट। सपोज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आउटपुट, लेकिन उसके इर्द गिर्द भी गाना या न्यूज़ आप सुन रहे हैं, आकाशवाणी सुन रहे हैं आप, विविध भारती कुछ भी सुन रहे हैं, तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपको सुनाई देगा, नमस्कार अब आप आशुतोष से सुनेंगे आज के समाचार। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ी फ्रीक्वेंसी इधर उधर करी तो आशुतोष बोलेगा तो सही, बट उसका मैग्नीट्यूड या वो उसमें प्रॉपर सिग्नल नहीं आएगा, तो थोड़ा सा डिस्टोर्शन आ जाएगा, नमस्कार हाँ, इस टाइप से कुछ ना कुछ आ जाएगा, और कुछ टाइम में ची बोलने लग जाएगा। मतलब जैसे ही आपको सिग्नल चाहिए ना, तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस
डायग्राम में या इस मैग्नीट्यूड में 70% यदि ड्रॉप हो जाए उसके बाद सिग्नल अमान्य है, समझ लीजिए। इसके बाद ये सिग्नल से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप 70.7% यानी कि 0.707 ऑफ 1, 0.707 ऑफ दिस इनिशियल पॉइंट, इसके ऊपर आप बिल्कुल फ्रीक्वेंसी लीजिए, आप सिग्नल लीजिए। इसके बाद वाला यदि कुछ लेंगे, ये मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये आपके कुछ काम का नहीं है। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं ओमेगा सी, यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके बाद सिग्नल कुछ काम का नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपके सिग्नल से, मैग्नीट्यूड से आपको कुछ इंफॉर्मेशन यदि निकालनी है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, बिफोर ओमेगा सी दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट द इंफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज। तो जहां तक भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है ना, जितना सिग्नल में जितनी इंफॉर्मेशन जिस फ्रीक्वेंसी तक रहती है ना, ये हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की जानकारी देगा। एंड दिस इंटायर थिंग वी कॉल इज द बैंडविड्थ। दिस इज द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ये शो करती है कि बैंडविड्थ में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, और बैंडविड्थ इज नथिंग बट आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी -0, यानी कि दिस माइनस दिस। सो बैंडविड्थ इज नथिंग बट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से जानकारी मिली हमें इंफॉर्मेशन की। बैंडविड्थ इंडिकेट करती है कि इंफॉर्मेशन क्या है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको बताती है कि जहां पे मैक्सिमम पीक मिलता है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है सर, ये इंफॉर्मेशन है। चलिए इनके बारे में हम अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि ओमेगा आर क्या आएगा, ओमेगा सी क्या आएगा। ठीक है।